नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी में भी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। चंडीगढ़ की एक लड़की प्रिया शर्मा शुक्रवार की रात आखिरी मेट्रो पकड़ती है, बट ये सफ़र सामान्य नहीं था। ट्रेन में कोई यात्री नहीं और स्टेशन के नाम एक एक करके उसके पास से गुजरते हुए परिजनों के नाम मनते जा रहे थे। मेट्रो जैसे उस अतीत की परछाई से मिल रही हो। माँ बाप बहन और यहाँ तक कि बचपन का पहला प्यार। स्टेशन दर स्टेशन यादें और आत्माएं उसे घेरने लगती है और हर मोड़ पर वही महसूस करती है, कोई बहुत पास है। ट्रेन वापस उसी स्टेशन से गुजरती है जहाँ से सफ़र शुरू हुआ था, पर बिना रुके और सीसीटीवी में बस एक खाली ट्रेन रिकॉर्ड होती है जिसमें कोई नहीं था, या शायद कोई था जिसे सिर्फ प्रिया ने देखा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। रात के लगभग 11:30 बजे यही वक्त था। मैं ऑफिस से थोड़ी देर से निकली थी। मेरा नाम प्रिया शर्मा है, 28 साल की हूँ और मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। वो शुक्रवार की रात थी। थकावट हड्डियों में चुभ रही थी और मैं सिर्फ घर पहुंचकर आराम करना चाहती थी बस। चंडीगढ़ मेट्रो लाइन पर सेक्टर 17 से मुझे कालका जी की और आखिरी ट्रेन मिल गई थी। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी लेकिन प्लेटफॉर्म पूरी तरह से खाली था। मुझे लगा कि शायद लोग पहले ही घर चले गए होंगे। ट्रेन आखिरी थी शायद। मैं चुपचाप अंदर बैठ गई। डिब्बे में सन्नाटा पसरा था, कोई और मुसाफिर नहीं था। बैठते ही मैंने अपने बैग से मोबाइल निकाला और कान में एयरफोन लगा लिए। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, एक अजीब सी बात महसूस हुई। ड्राइवर की केबिन में कोई हलचल नहीं थी, ना कोई आवाज़, ना कोई रोशनी। मुझे लगा कि शायद मुझे भ्रम हो रहा है, लेकिन ट्रेन चल रही थी बिना ड्राइवर के। पहला स्टेशन आया, शशि शर्मा। नाम सुनकर मैं चौंकी। ये तो मेरी माँ का नाम था जो पिछले साल हार्ट अटैक में मर गई थी। क्या ये संयोग था? मैंने खुद को समझाया, लेकिन अगला स्टेशन आया, राजेश्वर शर्मा। ये तो मेरे पापा का नाम था जो 8 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में चल बसे। अब मेरी सांसें तेज चलने लगी, दिल की धड़कन धक धक हो रही थी। ट्रेन तेजी से चल रही थी लेकिन अजीबोगरीब तरीके से अंदर खामोशी थी। ट्रेन के अंदर खामोशी, जैसे कोई इसके हर मोड़ को जानता हो, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था। मैंने सीट बदली, खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन बाहर तो सिर्फ अंधेरा था। स्टेशन के नाम अब मेरी पहचान से नाम जुड़ते जा रहे थे। चाचा जी, दादी, दादा, यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन नेहा जो बचपन में डूब गई थी। अब डर के मारे मेरे शरीर से पसीना बह रहा था, क्योंकि मेरी आत्मा में ये सब उतर चुका था। क्या यह ट्रेन असल में मुझे कहीं और ले जा रही थी? मैंने मोबाइल निकाला, नेटवर्क गायब था। फिर सीवीसी से बात करने की कोशिश गई। दोस्तों, हर मेट्रो में सीवीसी से आप बात कर सकते हो। एक छोटा सा डिवाइस होता है इमरजेंसी के लिए। मैंने कभी सेक्टर 17 मेट्रो स्टेशन पर लगे कैमरों को नोटिस नहीं किया था, लेकिन आज याद आ रहा है कि यहाँ कोई कैमरा रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं हो रहा। तो फिर अचानक मेट्रो ने एक जोर का झटका दिया, जैसे किसी ने करवट बदल ली हो। लेकिन मेट्रो रुकी नहीं झटके से। मुझे अब किसी की आहट महसूस होने लगी थी। ये कहानी मैं सुन रही थी क्योंकि यहाँ मेरे साथ सच में कुछ हुआ था। 2023 की एक ठंडी नवंबर की रात को मैंने कभी दोबारा कालका की वो मेट्रो लाइन नहीं ली।
मैंने अपनी घड़ी देखी, 12:42 हो चुके थे। ट्रेन लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन बाहर की कोई रोशनी अंदर नहीं आ रही थी। स्टेशन आते जाते दिख रहे थे। नाम अब और भी जाने पहचाने लगने लगे थे। एक नाम ऐसा भी आया, मयंक शर्मा। मयंक मेरे बचपन का दोस्त, मेरा पहला प्यार, जो कॉलेज के आखिर साल में अचानक गायब हो गया था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आज तक किसी फाइल में धूल खा रही होगी। मुझे उसकी आंखें याद आती है, वो आंखें जो हमेशा किसी अनकहे डर को छुपाने की कोशिश करती रहती। वो फिर डर के साए में जीता। डर उस वक्त समझ नहीं आया था कि यह डर नाम की चीज़ क्या होती है, लेकिन आज उसी खाली डिब्बे में बैठकर मुझे डर का एहसास हो रहा था। ट्रेन की सीट पर बैठे बैठे मेरी पीठ से पसीने आने लगे थे, क्योंकि कपकपा रही थी मैं, पसीने छूट रहे थे मेरे। मैं अब आगे बढ़कर दूसरे डिब्बे में जाना चाहती थी, शायद कोई और दिख जाए। डिब्बा बदला, लेकिन कुछ नहीं बदला। हर कोना वैसा का वैसा शांत, पर वहाँ खामोशी अब वैसी नहीं थी जैसे शुरू में थी। अब उसमें कुछ था, जैसे कोई सांस ले रहा हो, बहुत पास से, मेरी गर्दन के ठीक पीछे। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं दिखा। ट्रेन अब सेक्टर 22 के पास थी। मैं जानती थी अगला स्टॉप सेक्टर 17 होगा, जहां मैं जाना चाहती थी, पर ट्रेन ने सेक्टर 17 पर रुकने का नाम ही नहीं लिया। एक अजीब सी आवाज़ आई, बहुत धीमी, बहुत बुझी हुई, जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। प्रिया। यह आवाज़ मेरी नानी की थी। वही लिहाज, वही धीमापन, वही प्यार जो वो आखिरी दिनों में दिखाया करती थी। बोलती थी। मैं एकदम खड़ी हो गई। मेरे कदम अपने आप चलने लगे। हर एक स्टेशन अब कोई कहानी सुना रहा था, कोई पुरानी यादें, कोई अधूरी बातें जो कभी ख़त्म नहीं हुई। नैना, ये मेरी मौसी की बेटी थी, जिसके साथ मैं स्कूल जाती थी और जिसने 10वीं के रिजल्ट से पहले खुद को ख़त्म कर लिया था। ये ट्रेन अब एक मेट्रो नहीं थी, ये एक सफ़र बन चुकी थी, जिसमें मेरे जीवन के सारे रिश्ते छूट गए थे। छूटे हुए लोग, सारे अधूरे रिश्ते, खोए हुए इंसान के नाम आज भी मौजूद थे। मैंने डिब्बे के आखिरी छोर तक गई और वहाँ एक दरवाज़ा दिखा जो सामान्य ट्रेन में नहीं होता। अब उस दरवाजे के पास पहुँचते ही मेरे कानों में एक साथ कई आवाज़ गूंजने लगी, जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो, कोई मुझे पुकार रहा हो, कोई मुझे समझा रहा हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। रात 12:06, सेक्टर 16 पार हो चुका था। अब मैं समझ चुकी थी कि हाँ, कोई सामान्य सफ़र नहीं था, पर तब भी मैं खुद से ये सवाल बार बार पूछ रही थी, क्या ये सच वाकई कुछ है? और उस रात सेक्टर 17 के सीसीटीवी फुटेज में बस एक ट्रेन थी, बिल्कुल खाली। दरवाजे के सामने खड़े हुए मुझे लगभग 1 मिनट हो गए थे, लेकिन हाथ बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो दरवाज़ा किसी आम ट्रेन के दरवाजे जैसा नहीं था, लोहे का बना था। उस पर हल्की हल्की खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर आने की कोशिश की हो। सिर्फ एक बार सांस रोककर मैंने हैंडल घुमाया। दरवाज़ा धीरे से खुला, लेकिन उसके पीछे कोई डिब्बा नहीं था। वहाँ एक सुरंग जैसी जगह थी, पूरी तरह अंधेरे में डूबी, लेकिन जैसे उसमें कोई हलचल थी। मुझे उस अंधेरे में कुछ चेहरों की झलक दिख रही थी, सब परिचित, सब ऐसे जिन्हें मैं खो चुकी थी या मैंने खो दिया था। रात के 12:13 हो रहे थे और ट्रेन अब किसी अज्ञात जगह दौड़ रही थी। कोई गूगल मैप इसे नहीं पहचानता, कोई ऐप इसकी लोकेशन नहीं दिखा रहा था। मैंने कदम उस सुरंग में रख ही दिया था कि किसी ने मेरी कलाई थाम ली। बहुत ठंडा स्पर्श, बर्फ जैसा,
और उस छुवन में इतनी पहचान थी कि मैं तुरंत समझ गई कि ये मेरा भाई विशाल की पकड़ है। विशाल मेरा भाई जो 5 साल पहले पहाड़ों की ट्रैकिंग पर गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। उस समय पुलिस ने कहा था कि शायद वह फिसल कर गिर गया होगा, लेकिन ना बॉडी मिली ना कोई सुराग। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी ओर देखा। उसकी आंखें वही पुरानी थी, लेकिन उसमें अब समय थम गया था। उसने इशारा किया कि मुझे इस सुरंग में नहीं जाना चाहिए। मैं एक पल के लिए रुकी, पर ट्रेन अब पहले से धीमी हो रही थी। खिड़की से बाहर देखा तो कोई स्टेशन आने वाला था। सफ़ेद रंग की दीवार थी, लेकिन उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। ट्रेन रुकी, दरवाज़ा खुला और मैं वहीं खड़ी रही, डरी हुई, उलझी हुई। और तभी सब कुछ अचानक चेंज हो गया, क्योंकि कुछ लोग चढ़े। कुछ वही चेहरे जो अब मर चुके थे, कुछ जिनकी तस्वीर आज भी हमारे घरों में टांगी है। मुझे देखकर सबने एक साथ सिर घुमाया और मुझे यूं देखा जैसे मैं वहां नहीं होनी चाहिए, या मैं यहाँ कैसे आ गई। ऐसे घूर के देख रहे थे। एक बूढ़ा आदमी जिसकी शक्ल मेरे दादा के छोटे भाई से मिलती थी, जो 90 के दशक में लापता हो गए थे, मेरे पास आए और बोला, तू अभी जिंदा है, वापस चली जा। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि एक पल को लगा कि मैंने गलत सुन लिया, लेकिन फिर उसने वही दोहराया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। अब वह दरवाज़ा जिससे मैं अंदर आई थी गायब हो चुका था। ट्रेन के अंदर चारों तरफ वही चेहरे, वही सड़सड़ाहट की आवाज़, और उन आवाज़ों के बीच में मैं। अब समय 12:30 बजे हो चुका था। हर मिनट के साथ मेरी शरीर का पानी निकल रहा था और शरीर भारी होते जा रहा था, जैसे कोई मुझे इस ट्रेन का हिस्सा बनाने पर तुला हो। पर तभी एक जोर का झटका लगा। ट्रेन कांप गई। शायद कोई मोड़ था या कुछ और उस पल में सब कुछ धुंधला होने लगा। मैंने कोशिश की कि खुद को जोर से झंझोड़ने की, खुद को यकीन दिलाने की कि मैं अभी जिंदा हूँ। और जब मुझे होश आया तो मैं ट्रेन में अकेली थी। फिर वही सन्नाहट, वही खाली डिब्बा। घड़ी में वक्त 12:40 था। ट्रेन अब कहाँ जा रही थी मैं नहीं जानती थी, पर एक बात तो तय थी, ये ट्रेन किसी मंजिल के लिए नहीं चल रही थी। रात के 12:45 हुए थे। ट्रेन एक झटके से रुक गई, लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। स्क्रीन पर कुछ नहीं लिखा था और इस बार स्टेशन का नाम नहीं बताया गया। खिड़की से बाहर झांका तो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था। चारों ओर धुंध फैली हुई थी और हवा में एक अजीब सी सीलन की महक थी। प्लेटफॉर्म पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके पैरों में पट्टी बनी थी, जैसे कोई पुराना जख्म अब तक खुल गया हो। उसके पास एक टीन का डिब्बा था, जिसमें से सड़े खाने की गंध आ रही थी। वो चुपचाप मुझे देखती रही, आँख बिल्कुल सफ़ेद, बिना पुतलियों की। मैं अपनी सीट पर जम गई, बैठी रही। एक पल के लिए लगा कि वो औरत भिखारन है, लेकिन फिर याद आया कि ऐसी ही औरत हमारे मोहल्ले में रहती थी। उसका नाम रुखसाना भी था। उसे पापा बचपन में हर रोज़ खाना देते थे। वो एक बार अचानक लापता हो गई थी। पुलिस ने तब तक कोई जवाब नहीं दिया। अब वही चेहरा सामने था। उसने हाथ बढ़ाया जैसे कुछ देना चाहती है। मेरे शरीर ने तो मना कर दिया, पर मेरे हाथ खुद ब खुद खिड़की की तरफ बढ़े और उसने टीन का डिब्बा मेरी हथेली पे रख दिया। हाथ जैसे जलने लगे हो, फिर अचानक ठंडे हो गए। डिब्बे बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उसमें से धुआं निकल रहा था। डिब्बा रखते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ट्रेन चलने लगी। 12:50 घड़ी की सुई जैसे किसी और का इशारा कर रही हो। डिब्बा खोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसे हाथ में रखे बिना मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने जैसे ही ढक्कन हटाया, अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी सी तस्वीर।
उसमें मैं थी, लेकिन हाथ में जो खड़ा था वो कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं था। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे कई जिंदगी उसमें डूब चुकी हो। उसके पुराने ज़माने के कपड़े थे, शायद 1960 के दशक के। मैंने कभी ऐसे किसी शख्स के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाई, पर तस्वीर थी और उसमें मैं मुस्कुरा रही थी। अब मेरी सांसें तेज़ होने लगी थी। मोबाइल निकाला, बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। ट्रेन अब सेक्टर 28 की तरफ बढ़ रही थी। ये वो इलाका था जहाँ मेरी नानी का घर हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ घर नहीं है। लेकिन बचपन की बहुत सी यादें अभी ताज़ा हो गई थी। गर्मियों की छुट्टी, दोपहर में आम का खाना और रात को खुले आंगन में लेटकर तारों को देखना। लेकिन ट्रेन उस सेक्टर पर नहीं रुकी। सिर्फ बाहर से गुजरते हुए मैंने देखा वही पुराना अपना घर, लेकिन उसमें अब कोई नहीं था। फिर भी खिड़की से झांकते हुए एक चेहरा दिखाई दिया, शायद नानी का। वो बहुत धीरे से मुस्कुराई, जैसा कुछ कहना चाहती है। मैंने उसका नाम जोर से पुकारा, लेकिन मेरी आवाज़ शीशे के बाहर नहीं निकली। रात के 12:53 हो चुके थे। ट्रेन अब किसी दूसरी रफ्तार में थी। मैंने चारों ओर देखा, हर शीशे में मेरी ही परछाई थी, लेकिन हर चेहरे में अलग डर। वो परछाई जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हो, जैसे मैं खुद अब उस ट्रेन के कई हिस्सों में बंट चुकी थी। मैं सोच रही थी, क्या मैं वाकई अब भी जिंदा हूँ, या ये सफ़र कुछ और बन चुका है। 12:58 का समय हो चुका था। ट्रेन लगातार चलती जा रही थी और अब उसकी आवाज़ पहले से अलग लगने लगी थी। पहिए की गड़गड़ाहट में कोई अनजान सी लय थी, जैसे कोई पुराने गीत का टुकड़ा बजा रहा हो या पुराना सॉन्ग सुन रहा हो। लेकिन बोल नहीं थे, सिर्फ साउंड था, बस एक अनकही धुन जो दिल में उतर जाती है। मैं जैसे ही सामने की ओर मैंने देखने लगी तो वहाँ एक खाली सीट नहीं थी। मतलब कुछ समय पहले तो खाली सीट थी, लेकिन उस सीट पर अब कोई बैठा था। काले रंग का कुर्ता, हल्के भूरे बाल और एक जानी पहचानी मुस्कान। मैं कुछ पल तक देखती रह गई। ये तो विक्रम था। विक्रम, मेरा एक्स, जिससे मेरी सगाई टूट गई थी, और सगाई टूटे हुए 4 साल हो चुके थे। हमारे बीच बहुत कुछ अधूरा रह गया था। बात बात पर टकराव, अनगहे गिले शिकवे, और फिर एक दिन अचानक उसने बिना कुछ कहे सब कुछ ख़त्म कर दिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि विक्रम की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। वो हादसा जिससे जुड़ी खबर मुझे दिल्ली से एक दोस्त ने दी थी, अब वो मेरी आंखों के सामने था, वैसा का जैसे यादों में ताज़ा हो, वैसा का वैसा, लेकिन थोड़ा मुरझा हुआ, थका हुआ। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम यहाँ कैसे? उसने मुस्कुरा कर कहा, जहाँ तुम जा रही हो मैं वहाँ पहले से ही हूँ। उसकी आवाज़ वैसी नहीं थी जैसे पहले हुआ करती थी। उसमें कोई गहरी सच्चाई थी, जैसे किसी पुराने कुएं में पानी हो, ऐसा। मैं उठकर दरवाजे की तरफ मैंने देखा, पर खिड़की के बाहर अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। ट्रेन के अंदर अब हर चीज़ धीरे धीरे धुंध में गायब हो रही थी, सिवाय उस सीट के जिस पर विक्रम बैठा था। 1:02 हो चुके थे। विक्रम ने जेब से एक पुराना पोस्ट-इट निकाला, वही चेन जो मैंने उसे खरीद के दी थी जब हम पहली बार कालका में मिले थे। उस वक्त बारिश हो रही थी। हम बस स्टैंड पर घंटों बैठे रहे। उसने वादा किया था कि ये चेन कभी नहीं उतारेगा, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद ये चेन पुलिस ने मुझे लौटाई थी, टूटी हुई हालत में थी। अब वो ब्रेसलेट बिल्कुल सही सलामत उसके हाथ में कैसे आया? मैंने इसे वापस जोड़ा। उसने कहा, क्योंकि अधूरी चीज़ें यहाँ पूरी की जाती है।
मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये कौन सी जगह है। ये ट्रेन हर इंसान को क्यों मिलती है? हर इंसान अपनी ज़िंदगी को छोड़ के क्यों चला जाता है? कोई रिश्ता, कोई वादा, कोई याद जिसे भुलाया नहीं जा सके। अब उसकी आंखों में पानी था। लेकिन तुम अब भी जिंदा हो प्रिया, तुम्हें अभी यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं उसकी बातों का मतलब समझने में असमर्थ थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि विक्रम क्या बोल रहा है, पर ट्रेन अब इतनी आगे आ चुकी थी कि वापस का रास्ता दिख नहीं रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या मैं लौट सकती हूँ? उसने सिर झुकाकर कहा, शायद, लेकिन जो चीज़ तुम साथ लेके आई हो उसे छोड़ना होगा। मैंने उसी पल अपने पास रखे टीन के डिब्बे की ओर देखा। अब उसमें तस्वीर नहीं थी, उसमें मेरी खुद की आवाज़ कैद थी। जो बातें जो मैंने कभी किसी से कही नहीं थी। 1:08 हो चुके थे। ट्रेन अब एक टनल में घुस चुकी थी। टनल का हर इंच ऐसा लग रहा था जैसे मेरे भीतर सालों में जिंदा हो या समा गया हो। हर गलती, हर पछतावा, हर रुका हुआ आंसू। 1:11 ही हुए थे कि ट्रेन अंदरूनी स्पीकर से फिर एक धीमी सी आवाज़ आई। इस बार कोई स्टेशन का नाम नहीं लिया गया, बस एक नाम, अनुराधा शर्मा। मेरे गले में कुछ अटक गया। ये नाम मेरी बड़ी बहन का था, जिसे मैंने 8 साल से नहीं देखा। अनुराधा, जिस घर में सब अन्नू दीदी कहते थे, वो मुझसे 7 साल बड़ी थी। बचपन में मेरी सबसे करीबी दोस्त मेरी बहन, वो सब जानती थी। मेरा हर एक डर, हर सपना, मेरा पहला प्यार, हर बातें उसे पता थी। लेकिन एक रात उसने घर छोड़ दिया। एक चिट्ठी भी नहीं छोड़ी। माँ बाप ने बहुत ढूंढा, पुलिस में कंप्लेंट भी की, अखबारों में खबर छपवाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मैंने मान लिया था कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। शायद यही सच था। इसलिए बाद में पुलिस ने उसे ढूंढने की तकलीफ भी नहीं उठाई। लेकिन उस समय नाम को सुनते ही मैं अपने आप खड़ी हो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मेरे पैरों ने चलना शुरू कर दिया। विक्रम अब सीट पर नहीं था, उसकी जगह अब एक परछाई थी, स्पष्ट लेकिन अजीब सी, जैसे वो अब भी वहीं बैठा हो। पर अब उसकी शक्ल नहीं थी, बस एक मौजूदगी थी। मैं डिब्बे से बाहर निकली। चलती ट्रेन में उतरना जैसे लग रहा था, लेकिन दरवाज़ा खुद खुला। अब मैं एक लंबी सी गैलरी में थी, सपने जैसे रास्ता जिनका कोई सिरा नहीं। दीवारों पर फोटो लगे थे, हर फ्रेम में वही चेहरा जिसे मैं जानती थी, लेकिन हर वो चेहरा इस दुनिया में जिंदा नहीं था। फिर एक ऐसा फ्रेम था जिसमें कोई चेहरा नहीं था, बस पीछे लिखा था 14 मार्च 2023 लुधियाना रेलवे स्टेशन। ये वही तारीख थी जब अनुराधा को किसी ने आखिरी बार देखा था। एक फल वाले ने बताया था कि एक लड़की आई थी जो किसी को बहुत देर तक देखती रही, फिर अचानक गायब हो गई। अब उससे खाली फ्रेम में धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा था। वो अनुराधा का चेहरा था, लेकिन बदला हुआ। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे थे, होठ सूखे हुए, लेकिन मुस्कान वही थी जो दीवार से बाहर आ रही थी। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि उसने हाथ जोड़ा, इशारा किया, कुछ मत कहो, शांत रहो। फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने मेरा हाथ कुछ समय के लिए थाम लिया और मेरा पुराना डायरी का पन्ना, वही जो बचपन में हम दोनों एक साथ लिखा था, जिसमें लिखा था, अगर कभी खो जाओ तो खुद को मेरी याद में ढूंढ लेना।